नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता को बड़ी सौगात दी है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले सीएम धामी की ये बड़ी सौगात है, जिसमें सड़क निर्माण समेत कई अहम घोषणाएं शामिल हैं। 2 दिनों में सीएम ने 39 घोषणाएं की हैं। रविवार को मुख्यमंत्री जब रुद्रप्रयाग पहुंचे थे तो 25 घोषणाएं की थी। सोमवार को केदारनाथ के लिए 14 और नई घोषणाएं भी सीएम धामी ने की हैं। केदारनाथ विधानसभा की जनता से एक वादा भी किया। उन्होंने कहा कि विधायक बनने तक खुद विधायक का काम करूंगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव से पहले केदारनाथ की जनता के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई हैं। जब मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग पहुंचे थे तो 25 घोषणाएं की गई थी। उसके बाद 14 और अन्य घोषणाएं भी शामिल की गई हैं। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं, इससे केदारनाथ को कितना फायदा होने वाला है, और विपक्ष जैसे कह रहा है कि उपचुनाव से पहले की ये घोषणाएं, तो इनका क्या मायना है? जी जी बिल्कुल। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अभी घोषणा होना बाकी है, लेकिन केदारनाथ विधानसभा होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 39 घोषणाएं बीते 24 घंटों में केदारनाथ में की था। और जिस तरीके से 25 घोषणाएं रविवार में की गई थी, उसके बाद 14 घोषणाएं जो है सोमवार को की गई। और इन जो 39 घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई है, इसमें सबसे अधिक जो है जो घोषणाएं हैं वो सड़कों को बनाने को लेकर हो, चाहे मोटर मार्ग के सुधारीकरण को लेकर हो, सड़कों के डामरीकरण चौड़ीकरण को लेकर हो। तो इस तरीके से तमाम घोषणाएं जो है केदारनाथ में की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जनता से वादा भी किया। उन्होंने कहा है कि जब तक केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होता और कोई विधायक नहीं बनता, तब तक वो विधायक की तरह ही केदारनाथ में कार्य करेंगे और इसी तरीके से आगे विकास कार्य लगातार होते रहेंगे। लेकिन अगर इन घोषणाओं के सियासी मायने निकाले जाए तो लगातार विपक्षी दल को भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहा है। और विपक्षी दल का कहना है कि केदारनाथ विधानसभा सीट में उपचुनाव को देखते हुए इस तरीके के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और तमाम जो है ये घोषणाएं की जा रही है ताकि केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर इसका असर पड़ सके। लेकिन वहीं विपक्षी दल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए डर रही है, इसलिए इस तरीके की घोषणाएं जो है लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की जा रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष की इस पर पलटवार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ जी से जी। कहा जा रहा है कि जो विकास के कार्य लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए जा रहे हैं, लगातार विकास कार्यों को गति दी जा रही है और उसी के चलते इस तरीके के विकास कार्य केदारनाथ में हो रहे हैं। लेकिन आगे चुनाव पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, आगे ये इस देखने वाली तरीके बात से होगी। ठीक है अरुण, जो बहुत शुक्रिया घोषणाएं की आपका गई तमाम है वो। जानकारी के लिए। उम्मीद है कि महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के साथ ही केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। लिहाजा सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने कुछ समय पहले ही कैबिनेट मंत्रियों की यहां पर उपचुनाव में जिम्मेदारी सौंपी है, वो भी 5। अब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी मैदान में उतर चुके हैं। रविवार को रुद्रप्रयाग में सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने क्षेत्र की जनता से कई वायदे किए। इधर विपक्ष सीएम की घोषणाओं को लेकर तंज कस रहा है। इस बार भी केदारनाथ के अंदर होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होकर आए, ऐसी अपील आप सबसे करता हूँ। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में किसकी जीत होगी, ये तय करना क्षेत्र की जनता का काम है। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार विकास कार्यों को लेकर दावा करती है और उसी दावे के साथ बीजेपी केदारनाथ विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। साथ ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर सियासी हमला बोला जा रहा है। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, जिस भाव के साथ राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, हम उसको सफल करने में नाकाम रहे। आज पुनः रोज धरने प्रदर्शन बद्रीनाथ के अंदर हो रहे हैं। विकास कार्य प्रभावित होता है क्योंकि जनप्रतिनिधि जब सत्ता दल से बाहर जाता है तो उस प्रकार का वातावरण, उस प्रकार का माहौल बनाने में नाकाम सिद्ध होता है और उसका दुष्परिणाम आज हम बद्रीनाथ के अंदर देख रहे हैं। मेरा आपसे अपील है, मेरा आपसे अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी आपके बीच में कमल का फूल भेजने वाली है। मेरा दल ऐसा दल है जो प्रत्याशी पहले से घोषित करता है और मेरी पार्टी का प्रत्याशी है कमल का फूल। और हम सब लोग कमल के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। बहुत जल्दी प्रत्याशी हम सम्मुख होगा और मैं इस बात को अपील के रूप में आप कहता हूं, डबल इंजन की सरकार का जो श्रेय, जिसका सपना शैला जी ने देखा था, आप सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार हमारे प्रदेश के अंदर है, उस सरकार में इस बार भी केदारनाथ के अंदर होने वाले चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होकर आए, ऐसी अपील आप सबसे करता हूँ। केदारनाथ सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने कैबिनेट के 5 मंत्रियों को पहले ही मैदान में उतार दिया, तो अब राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी अब गंभीर हो गए हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही लखपति दीदी योजना के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाई। भाइयों बहनों, आज इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जहां लखपति दीदियों का सम्मान हो रहा है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसको आगे बढ़ाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है, कंधे से कंधा मिलाकर कोई हमारा साथ दे रही है, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है, तो उसमें कोई और नहीं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो लगातार अनवरत रूप से प्रयास करके, परिश्रम करके, अपने कौशल से लगातार देश की उन्नति में अपना योगदान दे रही हैं। और हमारी मातृशक्ति, उनकी लगन को देखकर, मेहनत को देखकर, उनकी कार्यकुशलता को देखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। आज लखपति दीदी योजना उन लाखों मेहनतकश बहनों के मेहनत, समर्पण और उनके स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून से लेकर यूसीसी तक का जिक्र किया। इतना ही नहीं, सीएम ने इस बात को फिर से दोहराया कि सरकार जल्द ही सख्त भू कानून लागू करने वाली है। साथ ही जमीनों की जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जमीन खरीद में गड़बड़ी की हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी नकल विरोधी जो कानून हम लेकर आए हैं, उसी का परिणाम है कि 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां पिछले 3 सालों में संपन्न हो गई हैं। आप स्वयं अंदाजा लगाइए, राज्य बनने के बाद जितनी भर्तियां नहीं हुई, उससे अधिक भर्तियां पिछले 3 सालों में संपन्न हो गई हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि हम संकल्प लेकर चल रहे हैं कि नौजवान युवाओं को किसी प्रकार से उनका अहित नहीं होने देंगे। चाहे धर्मांतरण विरोधी कानून हो राज्य के अंदर, चाहे दंगा विरोधी कानून हो, ये सारे कानून हम प्रचलन में लाए हैं। चाहे देश का सबसे पहले ये राज्य होने का हमको गौरव प्राप्त हो गया है कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहां आजादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर लागू होने की दिशा में काम हो रहा है। बहुत जल्दी लागू होने वाला है और हम बहुत जल्द, मैं आज इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। इसकी भी हमने घोषणा कर दी है और इसकी प्रक्रिया गतिमान है। लगातार स्टेक होल्डरों से बात की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि इस बरसात के दौरान केदार घाटी में आपदा की वजह से काफी परेशानी हुई, लेकिन सरकार ने तेज गति से काम किया। फंसे हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जल्द से जल्द मार्गों को दुरुस्त किया गया। सीएम धामी ने त्रियुगी नारायण तोशी गरुड़ चट्टी मार्ग को स्वीकृति देने की बात कही। साथ ही रुद्रप्रयाग में सर्किट हाउस बनाने और ग्राम मैठाणा में पणसिल्ला नामी तोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही बीकेटीसी के अस्थायी कर्मचारियों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत विनियमितीकरण की घोषणा समेत कुल 25 घोषणाएं की। पूरे जिले में विभिन्न जगह पर जो दुर्भाग्यपूर्ण पूरी केदार घाटी जिससे प्रभावित थी, कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं सड़कों का संपर्क कटा है, उसमें त्वरित रूप से हमने काम करते हुए, चाहे यहाँ के फंसे हुए श्रद्धालु थे, फंसे हुए यात्रीगण थे, उन सभी को निकालने का मामला हो, उन सभी को सुरक्षित पहुंचाना हो, हेली सेवा से पहुंचाना हो, चाहे जल्दी से जल्दी संपर्क मार्ग को जोड़ना हो या जल्दी से जल्दी पैदल मार्ग बनाना हो, भाइयों बहनों, हमने त्वरित गति से किया है। सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान दिया, जिसके कारण से हम काफी सारा काम ठीक प्रकार से कम कर पाए हैं। बाकी बहुत सारी जगह पर अभी भी भूस्खलन की वजह से जिन सड़कों को ठीक करने का काम अभी रह गया है, उन्हें भी हम जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। उपलब्धियां गिनाने और घोषणाएं के साथ सीएम धामी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ लोग केदारनाथ धाम के नाम पर अफवाह फैला रहे हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने जिंदगी भर झूठ बोला है और अफवाहें फैलाई हैं, लेकिन केदारनाथ के लोग जागरूक हैं, लिहाजा वो अफवाह के चक्कर में नहीं आने वाले। उन्होंने क्षेत्र की जनता से कहा कि ये लोग आपदा के समय में कहां भाग जाते हैं, ये पूछने की जरूरत है। बाबा केदार के नाम पर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है
कुछ लोग अपनी आज भी जो रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं और बाबा केदार के नाम से, केदारनाथ धाम के नाम से भी झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का लगातार पाप कर रहे हैं भाइयों बहनों। पिछले दिनों कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि कहीं केदारनाथ धाम दिल्ली में बना दिया। अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? देश में ये प्रश्न केवल मेरा प्रश्न नहीं है, सबका प्रश्न है कि देश में कोई दूसरा केदारनाथ धाम बन सकता है क्या? सीएम धामी ने स्थानीय उत्पादों का जिक्र कर केदारनाथ ब्रांड को देश विदेश में पहचान दिलाने के साथ ही केदार घाटी के होमस्टे से लेकर अन्य सुविधाओं को भी अलग पहचान दिलाने पर जोर दिया। तो इधर विपक्ष सरकार की नीतियों पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि अब जब चुनाव है तो सीएम धामी वहां की जनता को आकर्षित करने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। केदारनाथ क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी है, वो भाजपा की झूठी घोषणाओं को भली भांति समझती है और यात्रा के दौरान जो वहाँ का व्यापार चौपट हुआ है, जो वहाँ के स्थानीय व्यापारियों की सरकार के कारण उपेक्षा हुई है और लोग अपने प्रतिष्ठानों की किस्तों तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के नाम पर हक हकूकधारियों का जो उत्पीड़न हुआ है वो उसे कैसे भूल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लाख वहां पर झूठी घोषणाएं कर दे, जनता जनार्दन भाजपा का चाल चरित्र चेहरा जान चुकी है, समझ चुकी है। भाजपा की दाल वहां पर नहीं गलने वाली है और उपचुनाव में केदारनाथ की महान जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए राज्य के सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री तक मैदान में हैं। तो दूसरी तरफ पिछले दिनों हुई केदारनाथ यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि बद्रीनाथ की तरह ही केदारनाथ की जनता कांग्रेस का साथ देगी। 2017 से ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सरकार के मुखिया लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से प्रदेश का विकास हो रहा है और अब केदारनाथ की जनता किसका साथ देगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी की आखिरी बैठक संपन्न हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूसीसी को लेकर आखिरी बैठक संपन्न हो गई। बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। कमेटी के सभी सुझावों की एक बुकलेट प्रकाशित होगी। मुख्यमंत्री को ये बुकलेट सौंपी जाएगी। विधायी और न्याय विभाग को ये बुकलेट सीएम भेजेंगे। 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। कमेटी के सभी सुझावों की एक बुकलेट अब तैयार होगी। जो अंतिम बैठक थी वो हो गई है। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी की जो आखिरी बैठक थी वो संपन्न हुई है और अब ये माना जा रहा है, ये प्रबल संभावनाएं हैं कि 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड को यूसीसी की सौगात मिल सकती है, यानी कि यूसीसी कानून यहाँ पर लागू हो सकता है और ऐसे में पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा जो यूसीसी को लागू करेगा। तो यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी की आखिरी जो अंतिम बैठक थी वो संपन्न हुई है। कई पहलुओं पर इसमें चर्चा हुई, सुझावों पर चर्चा हुई। इसके सुझावों की एक बुकलेट प्रकाशित की जाएगी। ये बुकलेट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और मुख्यमंत्री के माध्यम से विधायी और न्याय विभाग को ये बुकलेट सौंपेंगे, जिसके बाद यूसीसी लागू हो जाएगा। माना जा रहा है, चर्चाएं हैं कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी की सौगात उत्तराखंड को मिल सकती है। रूल बनाने वाली जो समिति गठित की गई थी माह फरवरी में, इसकी पहली मीटिंग फरवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी, उसने अब अपना काम रूल बनाने का पूरा कर लिया है। आज की जो बैठक समिति की हुई है उसमें जो रूल बनाए गए हैं उसके जो फाइनल पॉइंट्स बचे हुए थे उस पर चर्चा हो रही है और रूल हमारा तैयार है। अब हम उसको प्रिंटिंग के लिए देंगे और प्रिंटिंग से जैसे ही हमारे पास आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर हम उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हिमांशु, जिस तरीके से ये बैठक हुई है और बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, और क्या कुछ जानकारी है और कितनी प्रबल संभावना 9 नवंबर से पहले यूसीसी के लागू होने की? जी बिल्कुल रवि, जिस प्रकार से यूसीसी वर्क एंड रूल कमेटी की बैठक संपन्न हुई है और उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, भाजपा सरकार हो, लगातार जब 2022 चुनाव से पहले ही मैनिफेस्टो में ये बात कह रही थी कि हम राज्य में यूसीसी लागू करेंगे, तो यूसीसी लागू करने वाले देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। और ऐसे में अब क्योंकि समिति की जो है बैठक संपन्न हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि ये अंतिम बैठक यूसीसी कमेटी की होगी और 9 नवंबर से पहले ही जो यूसीसी है वो राज्य में लागू होगा। या ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि 9 नवंबर के दिन
उत्तराखंड वासियों को एक बड़ा तोहफा यूसीसी के रूप में जब राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड मना रहा होगा उस दिन राज्य सरकार उत्तराखंड वासियों को देगी। तो कहीं न कहीं क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो गए हैं, यूसीसी की जो वर्क बुक है, फाइल बुक है, वो तैयार हो गई है और ये बुक जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जानी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने के बाद ही जो है न्यायिक विभाग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बुकलेट देंगे और उसके बाद अनेक पहलुओं पर ध्यान रखते हुए राज्य में यूसीसी लागू करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और संभावित प्रबल संभावनाएं ये जताई जा रही है कि 9 नवंबर से पहले ही उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में प्रस्तावित पंचेश्वर डैम क्षेत्र को जोड़ने वाली सीमावर्ती सड़क के हाल अभी भी बेहाल है। सड़क को आपदा के 26 दिन बाद भी नहीं खोला जा सका। सड़क न खुलने की वजह से ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं, बच्चे तक स्कूल नहीं जा पा रहे। यहाँ तक कि जरूरी वस्तुओं का अभाव भी इन ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया है। वहीं खेत गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से सड़क मार्ग खोलने की गुहार लगाई है। रिंकू बिष्ट से सड़क मार्ग खोलने की गुहार लगाने के बाद एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तत्काल महत्वपूर्ण सड़कों को खोलने के निर्देश दिए हैं और लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है। हरिद्वार से आए दिनों अवैध खनन की खबरें सामने आती हैं और इस वक्त भी अवैध खनन के कारोबारी पूरी फॉर्म के साथ खनन कारोबार को अंजाम देने में लगे हुए हैं। यह खनन बिना किसी परमिशन के रात के अंधेरे में किया जाता है। संबंधित मामले में जब मीडिया की टीम ने रुड़की तहसीलदार से मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए व्यस्त होने की बात कहकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिलने की सलाह दी, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और जल्द ही तहसील स्तर पर कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। मंगलोर क्षेत्र में खनन के क्रम में जो है समय समय पर सूचनाएं मिलती हैं रात में और उस सूचना के क्रम में जो है नायब तहसीलदार और तहसीलदार और स्वयं जो है मेरे द्वारा जो है औचक निरीक्षण किया जाता है। जब भी कोई ट्रैक्टर जब्त होती है या चीज़ होती है तो उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया जाता है और इसमें जो है पुलिस को भी सूचित किया गया, निर्देशित किया गया कि उनका भी एक अहम रोल है पुलिस विभाग का, क्योंकि उनके जो है सिटी पेट्रोल यूनिट जो है या फिर क्षेत्र जो है घूमते रहते हैं, उनको भी बोला गया है कि आप जो है रात की जो गश्त है वो मुख्यतः पुलिस का भी काम है, रात की गश्त को और ज़्यादा प्लानिंग करें ताकि जो है अवैध खनन से निजात पाया जाए। वहीं हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। सिडकुल पुलिस ने 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर एक खंडर नुमा भवन से 12 दोपहिया वाहन बरामद किए गए। पुलिस इस सफलता के लिए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस की पीठ थपथपाई है। थाना सिडकुल पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 2 अभियुक्त जिनके द्वारा ये चोरी की घटनाएं की गई थी और इन मोटरसाइकिलों को अलग अलग स्थानों में छुपाया गया था। इनकी निशानदेही पर ही करीब 12 मोटरसाइकिलें पुलिस के द्वारा बरामद हुई हैं, जिसमें 7 मोटरसाइकिलें थाना सिडकुल से ही चोरी की गई हैं और 2 मोटरसाइकिल रानीपुर थाने से चोरी की गई हैं। तो 12 में से 9 जो दोपहिया वाहन हैं वो हमारे जनपद हरिद्वार के ही हैं। बाकी 3 वाहनों के बारे में और पता लगाया जा रहा है और इन अभियुक्तों से और पूछताछ अभी की जा रही है। इनके द्वारा पूर्व में और जो वाहन चोरी किए गए हैं उनके बारे में और तफसील से इनसे जानकारी ली जा रही है। पानी के कमलुआ गांजा क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वकील रामलीला देखने आए वकील और उसके चचेरे भाई ने ही गोली मार दी। आनंद फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, आज रामलीला का एक कार्यक्रम चला था, उसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर गोली चलाई गई और उसमें जो घायल है उसको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो बाकी पुलिस जो है वो साक्ष्य संकलन कर रही है और गोली मारने वाले की उसके बारे में तलाश की जा रही है और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि गोली चलाने वाला कौन है।
जल्दी जो भी बुलेट चलाने वाला है उसको हम गिरफ्तार करेंगे। सर कुछ जमीनी विवाद बताया जा रहा है। देखिए उस संदर्भ में अभी कोई ऐसे कोई चीज़ खुल के नहीं आई है, लेकिन जांच में अगर आगे कोई तथ्य आता है तो उससे पता लगता है कि किस आधार पर क्यों मोटिव से गोली चली। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।